नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के मुताबिक सभी लेन देन जिसमें एक अचल संपत्ति की बिक्री शामिल होती है को रजिस्टर्ड कराया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अचल संपत्ति की बिक्री से जुड़े सभी लेन देन को पंजीकृत कराया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी अचल संपत्ति 100 रुपए में तो खरीदी जा नहीं सकती। इसके अलावा अचल संपत्ति की गिफ्ट के साथ साथ 12 महीनों से ज्यादा की अवधि के लिए लीज पर दी गई संपत्ति को भी अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराना जरूरी है। खास मामलों में अगर कोई पक्ष सब रजिस्ट्रार के दफ्तर नहीं आ सकता तो सब रजिस्ट्रार अपने किसी अफसर को रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज उस शख्स के घर से लेने के लिए नियुक्त कर सकता है। अचल संपत्ति में जमीन, इमारत और इन संपत्तियों के कोई भी अधिकार जुड़े होते हैं। जिन दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड कराना है उन्हें निष्पादन के 4 महीने के भीतर तय फीस के साथ जमा करना चाहिए। अगर समय सीमा बीत जाती है तो आप सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में एप्लीकेशन दायर कर अगले 4 महीने के भीतर देरी के लिए माफी मांग सकते हैं। तो ये तो थे कुछ बुनियादी जानकारियां। विस्तार में हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता विवेक नासा जी, आपको वो जानकारी देंगे। विवेक नासा जी आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 706-501-3841 या फिर आप 8377009636 पर भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज का जो कानूनी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आज का हमारा जो मुद्दा है वो है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कानूनी जानकारी। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं और अगर आपका कोई भी सवाल है, हमारे आज के कानूनी सलाहकार अधिवक्ता विवेक नासा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आप तक जानकारियां पहुंचाएंगे और आपके तमाम सवालों का कानूनी समाधान भी वो बताएंगे। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और पहला सवाल आपका जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं और दर्शक भी जरूर जानना चाहते होंगे कि संपत्ति पंजीकरण आखिर क्यों करवाया जाता है? जी, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराना इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपने कहा, आपने खुद ही बताया, सेक्शन 17 के अंदर जो प्रॉपर्टी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसमें कहीं भी किसी भी प्रॉपर्टी में राइट क्रिएट हो या राइट एक्सटिंग्विश हो, उस प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है अंडर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब उसको कोई भी डॉक्यूमेंट की लीगल वैल्यू, लीगल सैंटिटी तभी बनती है अगर वो रजिस्ट्रेशन हो गया हो। रजिस्ट्रेशन का मतलब है पब्लिक नोटिस। रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि कोई भी पब्लिक का आदमी, कोई भी व्यक्ति, गवर्नमेंट, कोई भी जाके उस कागज को इंस्पेक्ट कर सकता है और ये देख सकता है कि जो आपने कोई भी सेल ट्रांजैक्शन की है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है या नहीं है। तो पब्लिक एट लार्ज को उसका नोटिस हो जाता है। उससे क्या है कि आपकी प्रॉपर्टी की जो ऑथेंटिसिटी है वो बन जाती है कि हाँ, आप ये प्रॉपर्टी आपके नाम ही है। रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट ये है। और कल को डिस्प्यूट हो जाए, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट में जिसकी रिक्वायरमेंट है कि वो रजिस्ट्रेशन कराना हो, और अगर उसका रजिस्ट्रेशन ना कराया जाए तो वो कोई कागज कोर्ट में एज एविडेंस नहीं दिया जा सकता। जिसका इफेक्ट ये है, मान लीजिए आपका कोई प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में डिस्प्यूट हो जाता है और आपकी अगर वो प्रॉपर्टी बिल्कुल विवेक जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं जो आपसे सवाल करना चाहती हैं। डॉक्टर प्रेमा हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रेमा आपका, पूछिए अपना सवाल। थैंक यू सो मच। मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरे पास एक प्लॉट है और वो कॉलोनी लीगल नहीं हो पाई है। उन्होंने डेवलपमेंट के पैसे भी ले लिए, प्लॉट के भी पैसे ले लिए। बहुत करीब 15 साल बाद उन्होंने मुझे उसका कब्जा तो दे दिया उन्होंने, और जब मैंने उसके लिए नामांतरण के लिए आवेदन किया तो मेरा नामांतरण भी हो गया। अब चूंकि मैं थोड़ी सी जानकार हूँ लैंड के बारे में, तो फिर मुझे पता लगा कि मेरा खसरा नंबर अलग है और प्लॉट मुझे जहाँ दिया गया है वो खसरा अलग है। तो मुझे क्या करना चाहिए? जी, अगर देखिए, आपके साथ अगर फ्रॉड हुआ है, आपके साथ अगर आपको बताया कुछ गया था, दिया कुछ गया है, तो आपके पास रेमेडी यही है कि आप पुलिस में अप्रोच करें और उनकी कंप्लेंट लिखवाएं। अगर आपसे पैसे ले लिए गए हैं तो आप उसकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करें, क्योंकि अगर आपको ये बताया गया था कि
जो आपको प्लॉट दिया जा रहा है वो एक ऑथराइज्ड लैंड है या फिर जो कि गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, अप्रूव्ड है, उस जगह का कह के दिया गया था और आपको आज के दिन 15 साल बाद आपको पोजीशन मिला है और जो कि जिसके रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, बिकॉज जहां आपको पोजीशन मिला है, जिसका गजल रजिस्टर के डॉक्यूमेंट्स आपको दिए हैं वो टोटली डिफरेंट है। तो इसके लिए जहां जहां मिसमैच होगा, अगर ऑथराइजेशन नहीं है, अगर कोई एरिया अप्रूव नहीं है, उस एरिया की रजिस्ट्रेशन नहीं कराई जा सकती। अगर कोई किसी एग्रीकल्चर लैंड पे प्लॉटिंग कर दी गई है, तो जब तक उसका CLU नहीं होगा, चेंज इन लैंड यूज, अगर गवर्नमेंट अगर अप्रूव नहीं करेगी तब तक आपको NOC नहीं मिलेगी, आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे। तो ऐसे केस में जहां लग रहा है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, तो आपको जरूर ही जो अथॉरिटीज हैं उनको अप्रोच करना चाहिए, पुलिस को अप्रोच करना चाहिए और अपना जो भी बिल्डर है, जो भी सेलर है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और अपना पैसा रिकवर करना चाहिए। जी डॉक्टर प्रेमा, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब डॉक्टर विवेक जी ने दे दिया होगा। और अगर हमारे और दर्शक भी ऐसा कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आज के हमारे कानूनी सलाहकार हमारे साथ हैं विवेक नासा जी, आप उनसे अपना सवाल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़ा कोई भी सवाल। विवेक जी, स्टैंप ड्यूटी आखिर क्या होती है? स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट जो है आपसे चार्ज लेती है स्टैंप ड्यूटी के रिस्पेक्ट में, जिसका शेड्यूल बना होता है इंडियन स्टैंप एक्ट में। हर स्टेट की डिफरेंट स्टैंप ड्यूटी हो सकती है, जहां पर जिसके हिसाब से जो स्टेट्स है वो स्टैंप ड्यूटी लेती हैं और हर एक का शेड्यूल फिक्स है। हर प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है, हर प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पे डिफरेंट तरीके की स्टैंप ड्यूटी फिक्स्ड है। तो स्टैंप ड्यूटी के चार्जेस हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी की ही अगर बात करें, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की ही बात करें, तो यूजुअली हर स्टेट में डिफरेंट स्लैब्स बने हुए हैं। ज्यादातर जगहों पे 5 से 7% की स्टैंप ड्यूटी होती है। ये स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट अपने पास लेती है। ये गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जो कि जिससे कि गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट वर्क करती है। और ये स्टैंप ड्यूटी हर स्टेट की, जैसे कि मैंने बताया, डिफरेंट हो सकती है। ये मेल मेंबर्स के लिए डिफरेंट हो सकती है, फीमेल्स के लिए डिफरेंट होती है। ज्यादातर स्टेट्स में 2% का यूजुअली डिफरेंस रहता है, जैसे कि अगर 4% महिलाओं के लिए है या 6% उसमें फिर पुरुषों के लिए है। तो ये स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देनी पड़ती है, जब आप रजिस्ट्री कराते हैं, और उसका शेड्यूल बना है। जिस स्टेट में आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि स्टैंप ड्यूटी आपने कितनी देनी है। जी बिल्कुल। विवेक जी, यहाँ पर एक कॉलर राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल विवेक जी से। राजेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आ रही है जी, आप सवाल पूछिए विवेक जी से। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, रजिस्टर्ड है मेरे नाम। अच्छा, जो ऑनर जो है ना, जिन्होंने सेलर हैं, उनको रजिस्ट्री के कागज चाहिए, फोटोकॉपी। उस पर कोई कानूनी प्रॉब्लम तो नहीं है? वो कुछ तरह इनकम टैक्स वगैरह पे करना है, हमें फोटोकॉपी चाहिए। हेलो राजेश जी, विवेक जी आप तक ये सवाल पहुंच पाया राजेश जी का? जी, मुझे लगता है कुछ वॉइस की प्रॉब्लम है, एक बार जरा रिपीट कर सकते हैं? राजेश जी, मैं एक बार फिर से आप अपना सवाल पूछ लीजिए विवेक जी से। मेरे सवाल है कि रजिस्ट्री मेरे नाम है प्रॉपर्टी की, तो पुराने जो सेलर हैं जिनसे मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, उनको रजिस्ट्री की फोटोकॉपी चाहिए। तो कहीं उसका मिसयूज नहीं हो जाएगा? वो करें इनकम टैक्स में हमें दिखाना है। आपकी क्या राय है विवेक जी? For some reason I am not able to hear. ठीक है, मैं आपका सवाल विवेक जी तक पहुंचा देती हूँ। राजेश जी का ये कहना है कि उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है और जिनसे उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है उनको कुछ कागजात चाहिए, तो वो ये बोल रहे हैं कि क्या इसमें कोई रजिस्ट्री की उनको कॉपी चाहिए, तो क्या इसमें कोई कानूनी दावपेच तो नहीं आ सकता या फिर उसकी कोई मिसयूज तो नहीं हो सकती? ये उनका सवाल है। जी, ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज तो किया जा सकता है, तो पर इसका सॉल्यूशन यही है कि जो है फोटोकॉपी जो है डॉक्यूमेंट की दे दी जाए, क्योंकि जो भी कोई परचेजर है वो भी प्रॉपर्टी की जो टाइटल सर्च है वो करना चाहेगा। वो देखना चाहेगा कि प्रॉपर्टी जो है जेन्युइन है या नहीं है, इसकी जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जेन्युइन है या नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन यही हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी ही दे दी जाए, ताकि जो परचेजर है वो भी अपनी सेटिस्फैक्शन कर ले प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। और
और जब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, मिसयूज होने के चांसेस बहुत ही कम है। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं राजेश जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। विवेक जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सूर्य प्रकाश जुड़ रहे हैं बाराबंकी से। बहुत स्वागत है सूर्य आपका, क्या है आपका सवाल? ये वाराणसी से बोल रहा हूँ, उत्तर जी प्रदेश बिल्कुल, वाराणसी से आप बोल रहे हैं, बिल्कुल अपना सवाल ये पूछिए। है कि विकलांग जन को प्रॉपर्टी खरीद पे किसी प्रकार की छूट मिलती है क्या रजिस्ट्री में? जी, ऐसा है कि आपको अपने लोकल सब रजिस्ट्रार से बात करनी पड़ेगी। हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट कानून हो सकते हैं। कुछ जगहों पे, कुछ स्टेट्स में जरूर उसमें छूट मिलती है। उसमें जो स्टैंप ड्यूटी की है वो छूट मिल सकती है। उसके लिए आपको अपने लोकल सब रजिस्ट्रार को कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये वैरी करेगा स्टेट टू स्टेट, अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट रूल्स हो सकते हैं, तो आप वहां चेक करें। मेरे को उम्मीद है कि आपकी जगह पे, आपके शहर में इसकी कुछ छूट होनी चाहिए। उम्मीद है सूर्य प्रकाश जी आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, और आपका भी अगर कोई सवाल है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ, उसके रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी अगर लेनी है, हमारे लीगल एक्सपर्ट विवेक जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपने सवाल कर सकते हैं। स्टैंप ड्यूटी क्या है, ये तो सवाल मैंने आपसे किया। विवेक जी, बेनामा और बिक्री की अगर बात की जाए तो बेनामा और बिक्री, इस समझौता, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? जी, इंग्लिश में कहें तो एक एग्रीमेंट टू सेल है और एक सेल डीड है। एग्रीमेंट टू सेल क्या है कि जब एक सेलर और परचेजर आपस में ये डिसाइड करते हैं कि हाँ, हम एक प्रॉपर्टी, सेलर है बेचना चाहता है, परचेजर खरीदना चाहता है, तो वो एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें कि टर्म्स करते हैं कि क्या उसमें अमाउंट रहेगा, सेल कंसिडरेशन क्या रहेगी, कितने समय में हम रजिस्ट्री कराएंगे, और वो सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जाते हैं जो कि सेल डीड के इफेक्ट में, जो सेल एग्रीमेंट है उसको इफेक्ट देंगे। सेल एग्रीमेंट एक्चुअल जो सेल डीड है वो एक्चुअली सेल का ट्रांसफर है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है। जैसे ही सेल डीड हो गई, जैसे ही वो एक सेल एग्रीमेंट बन गया, उसी के थ्रू ही सेल जो प्रॉपर्टी है दूसरे इंसान में वेस्ट कर जाएगी, राइट क्रिएट हो जाएगा। और ऐसा जो सेल डीड है, क्योंकि उसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा ही है, उसकी रजिस्ट्रेशन ही रिक्वायर्ड है। पीछे कुछ सालों पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, और अब तो जो एग्रीमेंट टू सेल है अंडर सेक्शन 53A, उसका रजिस्ट्रेशन कराना उसका भी जरूरी है। अगर आपका एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड नहीं है और अगर कल को सेल डीड नहीं हो पाती है किसी वजह से, तो जो परचेजर है वो कोर्ट में अपना राइट एग्जर्ट नहीं कर पाएगा। आपको रोकना चाहूंगी, कॉलर जुड़ रहे हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। संजय जुड़ रहे हैं रायपुर से। संजय, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल विवेक जी से। जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मुख्तियारनामा से रजिस्ट्री हुई है जमीन की, भूमि की रजिस्ट्री हुई मुख्तियारनामा से, और जो मूल भूमि स्वामी है उनको प्रॉपर्टी का जो राशि है वो नहीं मिल पाई है। तो इस स्थिति में मूल भूमि स्वामी का क्या अधिकार रहेगा? और जो चेक जो शो किया गया है उसमें मुख्तियारनामा ने खुद अपना ही चेक डाल दिया है, क्रेता अपना चेक दिया ही नहीं है उसमें रजिस्ट्री पेपर। मुख्तियारनामा में क्या डाल दिया है? मुख्तियार जो आम मुख्तियार था वह अपना ही चेक नंबर डाल दिया उसमें रजिस्ट्री के पेपर में। अच्छा। और क्रेता ने अपना चेक नहीं डाला है। अच्छा। और मूल भूमि स्वामी को 1 रुपया नहीं मिला है। देखिए, क्योंकि उसमें रजिस्ट्री अगर हो चुकी है, अगर रजिस्ट्री हो गई है और अगर आपको उसकी पूरी पेमेंट अगर नहीं आई है, तो आपके पास रेमेडी है कि आप कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड की बात आप कोशिश कर सकते हैं। और अगर कोई फ्रॉड हुआ है, उसने अपना ही चेक नंबर डाल दिया है और पेमेंट ट्रांसफर नहीं हुई है सेलर को, तो उसके पास रेमेडी है कि वो कोर्ट में अप्रोच कर सकता है और कैंसिलेशन के लिए मांग कर सकता है। उम्मीद है संजय आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अगर दूसरे दर्शक हमारा ये शो देख रहे हैं और रजिस्ट्री से लेकर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से लेकर कोई भी जानकारी अगर वो लेना चाहते हैं, विवेक जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तमाम दर्शकों के सवालों का उन्होंने जवाब भी दिया और आप भी तमाम जानकारियां उनसे ले सकते हैं। विवेक जी, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आखिर किन दस्तावेजों का होना अनिवार्य है? रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या किसी भी अदर डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर हम सेल डीड रजिस्टर करा रहे हैं तो ओरिजिनल सेल डीड, जो पिछली सेल डीड है जिससे ये ओनरशिप एस्टैब्लिश हो, उसकी जरूरत पड़ेगी।
अगर कोई आपके एरिया में स्टेट में अगर किसी एनओसी की रिक्वायरमेंट है जी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से या टाउन प्लानिंग कंट्री एंड टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से, तो एक एनओसी की जरूरत पड़ेगी। बाकी आपका आधार कार्ड, आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जो कि ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या गवर्नमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट, वोटर कार्ड, पासपोर्ट हो सकता है। और इसी तरीके से जो परचेजर और सेलर के दोनों के आइडेंटिटी कार्ड चाहिए और 2 विटनेस इसमें सेल एग्रीमेंट में जरूरी हैं, जिनकी अपनी आइडेंटिटी कार्ड भी चाहिए। तो ये ही मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स हैं, अनलेस एंड अनटिल किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो। जैसे कि कई जगह, कई शहरों में एक एनओसी लेनी पड़ती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कि प्रॉपर्टी टैक्स आपने पूरा पे किया हुआ है, बिजली का बिल पे किया हुआ है, पानी का बिल पे किया हुआ है, कोई बकाया तो नहीं है। तो हर जगह कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट ये मेजर ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन के टाइम। बिल्कुल विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों के साथ आप जुड़े, उनके सवालों का आपने जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल एक बार फिर से हम एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने पेश होंगे। आप कानूनी सलाह ले सकते हैं। हमारे कल के लीगल एक्सपर्ट कौन होंगे ये आपको कल ही पता चलेगा और कल 5:30 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कानूनी सलाह के लिए। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। धन्यवाद।